नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार का यह कहना है कि उनका अनुमान है कि भारत की एक्चुअल जीडीपी आधिकारिक जीडीपी से करीब 48% कम है। मतलब मोदी सरकार अर्थव्यवस्था का आकार जीडीपी के संबंध में जो आंकड़ा पेश कर रही है उसका 50% हिस्सा गलत है। मतलब जब यह सरकार कहती है कि हमारी अर्थव्यवस्था का आकार 3.8 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, तो प्रोफेसर अरुण कुमार का यह अनुमान है कि हकीकत में हमारी अर्थव्यवस्था 2.5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास ही होगी। यानी अगर लाख करोड़ों में समझा जाए तो तकरीबन 321 लाख करोड़ के आसपास अगर भारत की अर्थव्यवस्था के आकार के बारे में सरकार दावा कर रही है, तो हकीकत में जो असलियत हिस्सा है वह 211 लाख करोड़ के आसपास ही होगा। बाकी ओवर एस्टिमेशन है। दवायर पर ही करण थापर से अंग्रेजी में इंटरव्यू करते हुए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रह चुके और जाने माने अर्थशास्त्री अरुण कुमार ने यह बात कही है। अभी हाल में क्या हुआ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अपने एनुअल रिपोर्ट में भारत के नेशनल अकाउंट के आंकड़ों को सी ग्रेड का दर्जा दे दिया। मतलब यह कहा, साधारण भाषा में समझिए तो यह जो आंकड़े हैं वह बेहतर क्वालिटी के नहीं हैं, इनमें कमियां हैं या भारत की अर्थव्यवस्था की सही स्थिति को नहीं बताते हैं। इसी विषय पर प्रोफेसर अरुण कुमार से करण थापर ने इंटरव्यू किया तो उन्होंने विस्तार से यह बताया कि भारत की जीडीपी में किस तरह से आंकड़ों की बाजीगरी चल रही है और जीडीपी का जो आंकड़ा आ रहा है सामने वह बढ़ा हुआ है। बहुत ही ज्यादा ऐसा आंकड़ा है जिस पे आप विश्वास नहीं कर सकते हैं, क्रेडिबल नहीं है। अर्थशास्त्री अरुण कुमार ने यह बताया कि दरअसल भारत में जीडीपी के आंकड़े काफी बदनाम हो चुके हैं। एक नहीं कई अर्थशास्त्री इस पर सवाल खड़ा कर चुके हैं। यहां तक कि मोदी सरकार के आर्थिक सलाहकार रह चुके श्री अरविंद सुब्रमण्यम ने भी जीडीपी के आंकड़ों को लेकर के चुनौती दे दी थी कि इसमें कुछ हिस्सा बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जा रहा है। भारत के जीडीपी में कितनी बढ़ोतरी हुई, कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, यह जो दर आता है हर तिमाही पर जिसे हम खबरों के माध्यम से सुनते हैं, इसकी गणना किसी न किसी आधार वर्ष से होती है। और हाल फिलहाल जो आधार वर्ष लिया जा रहा है वह साल 2011-12 का है। मतलब बहुत पुराना आधार वर्ष है, बहुत लंबा समय बीत गया। इस दौरान अर्थव्यवस्था ने कई गहरे झटकों को सहन किया है। अगर उन झटकों से पैदा होने वाले प्रभाव को जीडीपी की गणना करने वाली मेथडोलॉजी में नहीं शामिल किया गया तो इसका मतलब यह निकलता है कि जीडीपी जिस तरह के आंकड़ों को पेश करेगा वह भारत की सही स्थिति को नहीं बता पाएंगे, और यही हो रहा है। अर्थशास्त्री अरुण कुमार का यह कहना है, नोटबंदी के दौरान क्या हुआ, 18 लाख कंपनियों में से करीब 3 लाख कंपनियां सेल कंपनियां बता करके हटा दी गई, मगर डेटा में किसी भी तरह का बदलाव नहीं आया। फिर एक और झटका आया। झटका यह था कि जब सर्विस सेक्टर के सर्वे में यह पता चला कि 35% कंपनियां वहां दर्ज पते पर मिली ही नहीं जहां पर उन्होंने अपना पता लिखवाया था। यानी जो कंपनियां बची हुई थी उन कंपनियों में से भी 35% गायब हो गई। तो डेटा कैसे सही हो सकता है। फिर एक और झटका आया जब सरकार ने साल 2017-18 का कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे स्वीकार नहीं किया। फिर अगला झटका आया जब बेरोजगारी के आंकड़े आए जिनमें दिखा कि बेरोजगारी 45 साल के अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गई है, मगर सरकार ने स्वीकार नहीं किया। फिर समस्या जो आई सबसे बड़ी वह यह है कि साल 2021 में जनगणना ही नहीं हुई, इसीलिए डेटा बहुत ज्यादा पुराना हो गया और जो सर्वे पुरानी जनगणना के आंकड़ों पर आधारित थे वे जनसंख्या में बदलाव को सही से नहीं दिखा पा रहे थे। तो साल 2011-12 में से लेकर के अब तक कई झटके लगे हैं जिन्होंने जीडीपी के आंकड़ों पर सवाल उठाए हैं। फिर बड़ी समस्या यह आई कि असंगठित क्षेत्र को लगातार झटके लगे हैं। पहले नोटबंदी का झटका लगा जो असंगठित क्षेत्र पर सबसे ज्यादा पड़ा। अगले साल खराब जीएसटी आई जिसने असंगठित क्षेत्र को मारा। उसके अगले साल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों का संकट आया और आखिरी में कोरोना की महामारी आई, उसने खतरनाक असर डाला असंगठित क्षेत्र पर। इसीलिए जो जीडीपी निकल करके आती है उसमें क्या होता है कि जीडीपी गणना की पुरानी जो विधि है
उसमें 4 बार बदलाव होना चाहिए था, क्योंकि इतने बड़े बड़े झटके सहे हैं, लेकिन एक बार भी बदलाव नहीं हुआ। इसीलिए जो भी अनुमान लगाए जा रहे हैं वह गलत हैं, और IMF भी कुछ इसी बात को रेखांकित करते हुए अपने एनुअल रिपोर्ट में भारत के नेशनल अकाउंट के बारे में कह रही है। अर्थशास्त्री अरुण कुमार ने यह बताया कि हमारे देश में GDP का 45% हिस्सा तकरीबन असंगठित क्षेत्र से आता है। मतलब मोहल्ले में किराना की दुकान, रेहड़ी पटरी वाला बढ़ई, लोहार, दर्जी, छोटे मोटे ठेकेदार, रिक्शा, ठेले वाला, घर से काम करने वाला, दर्जन भर फैक्ट्रियां जो छोटी बड़ी होती हैं, उन सबको मिला दीजिए तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का हिस्सा है। और जो बचा हुआ 55% वो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, टाटा, अडानी, बैंक, IT कंपनियां, रिलायंस, यह सब है। अब होता क्या है कि यह जो संगठित क्षेत्र की कंपनियां हैं, इनके तो अपने अकाउंट्स होते हैं। जब GDP का आंकड़ा निकालना होता है तो इनसे हिसाब किताब तो मिल जाता है, मगर जो असंगठित क्षेत्र का हिस्सा है वहां पर हिसाब किताब कैसे मिले? भाई रेहड़ी पटरी वाला क्या हिसाब देगा? और साल 2011-12 में अर्थव्यवस्था का कितना हिस्सा असंगठित क्षेत्र का है और कितना हिस्सा असंगठित क्षेत्र का है, तब उसका निर्धारण हुआ था। तब से हम मानकर यही चल रहे हैं कि आज भी यही अनुपात होगा। अब हर साल सिर्फ बड़ी कंपनियां जितना बढ़ रही हैं, उसी से हम मान लेते थे कि असंगठित क्षेत्र में भी उतना ही बढ़ोतरी हो रही होगी। और इस असंगठित क्षेत्र में जो 45% है, उसमें करीब 14% हिस्सा कृषि से आता है, जिसके लिए कुछ डेटा है, कुछ जमीन है उससे डेटा मिल जाता है, लोग फसल बेचते हैं उससे मिल जाता है। लेकिन 30% जो गैर कृषि असंगठित क्षेत्र है, उसका डेटा पूरी तरह से नहीं मिल पाता, पूरी तरह से अनुमान और प्रोजेक्शन पर आधारित होता है। इसीलिए आंकड़े गलत आ जाते हैं। और साल 2011 से लेकर के अब तक असंगठित क्षेत्र पर 4 बार भयंकर मार पड़ चुकी है, वह पूरी तरह से सिकुड़ गया है। लेकिन असंगठित क्षेत्र को भी यह मान करके कि बड़ी कंपनियों में जिस तरह की बढ़ोतरी हो रही है, उसी तरीके से असंगठित क्षेत्र में बढ़ोतरी हो रही होगी, उसी का अनुमान ले लिया जाता है। यही वजह है, प्रोफेसर अरुण कुमार का कहना है कि GDP के आंकड़े गलत निकल करके आते हैं। अर्थशास्त्री अरुण कुमार का यह भी कहना है कि हमारे पास अच्छे डिफ्लेटर नहीं है। मतलब हमारे पास GDP में कितनी महंगाई है, यानी रियल GDP क्या है, इसे परखने का अच्छा पैमाना नहीं है। अच्छे डिफ्लेटर का मतलब यह है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादन बढ़ता है और कीमतें भी बढ़ती हैं। नॉमिनल GDP में कीमत बढ़ोतरी और उत्पादन दोनों को शामिल किया जाता है। मान लीजिए कि इस साल 6 शर्ट हैं, अगले साल 7 शर्ट हो जाएंगे, मगर इस साल 6 शर्ट में एक शर्ट 100 रुपए बिक रहे थे, अगले साल 7 शर्ट में एक शर्ट की कीमत 110-120 हो सकती है। यानी कीमत बढ़ गई, उत्पादन बढ़ गया। यानी कि यह जो महंगाई का असर है, इसको भी तो निकालना पड़ेगा, तभी तो रियल GDP पता चलेगी। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि एक सही प्राइस इंडेक्स हो। लेकिन भारत के पास एक सही प्राइस इंडेक्स नहीं है जिससे महंगाई के बारे में पता चले, क्योंकि जो प्राइस इंडेक्स इस्तेमाल की जाती है डिफ्लेटर के तौर पर, वह होलसेल प्राइस इंडेक्स है। और होलसेल प्राइस इंडेक्स के साथ दिक्कत यह है कि कृषि और उद्योग के बारे में तो पता चलता है, लेकिन सेवा क्षेत्र के बारे में नहीं पता चलता। सेवा क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसे होलसेल इंडेक्स से डिफ्लेट करेंगे तो सही अनुमान नहीं आएगा। और दूसरी बड़ी बात यह है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स में ट्रेड भी शामिल होता है, इसीलिए वह उत्पादकों के सामने आने वाले कीमतों से अलग होता है। जबकि जरूरी यह है, जैसा कि IMF भी कहता है और प्रोफेसर अरुण कुमार का यह कहना है, कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स हो, तब जाकर के सही स्थिति पता चल पाएगी कि महंगाई का असर GDP में कितना है। सारी दिक्कतें हैं जिसकी वजह से सही GDP निकल करके नहीं आती है। और सबसे बड़ी बात यही कि भारत की एक्चुअल GDP आधिकारिक GDP से करीब 48% कम है। और जो अर्थव्यवस्था का आकार, मतलब यह हुआ जो मोदी सरकार पेश कर रही है, उसमें 50% तकरीबन गलत है।